नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम आधुनिक कविता के इतिहास की उस काव्यधारा पर बात करने वाले हैं जिस काव्यधारा के अंतर्गत कवि कल्पना लोक से नीचे उतरकर, यानी छायावादी कल्पना लोक से नीचे उतरकर जन चेतना के बीच विचरण करता है, जन चेतना के प्रति संवेदनात्मक रुख अभिव्यक्त करता है, खास तौर से सर्वहारा वर्ग के प्रति चेतना अभिव्यक्त करता है। तो आप समझ गए होंगे कि आज की काव्यधारा का नाम है प्रगतिवाद। जी हां, हम बिल्कुल आज के सत्र में प्रगतिवाद पर आधारित प्रश्नों पर बात करने वाले हैं और इस सत्र में खास तौर पर दोस्तों उस तरह के प्रश्नों का संकलन किया गया है ताकि प्रगतिवाद के मूल में जो अवधारणा है जिसे मार्क्सवाद से भी जोड़ा जाता है वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह स्पष्ट रूप से बैठ जाए ताकि आप प्रगतिवाद पर आधारित उसकी अवधारणा से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। लेकिन हाँ, आज के सत्र को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात आपको, भारतेंदु और द्विवेदी युग का जो सत्र था हमारा, उसमें मुझसे एक भूल हुई। मैंने 32वें प्रश्न का उत्तर आपको गलत बताया। उस प्रश्न का सही उत्तर आप ध्यान रख लीजिए। भारतेंदु द्विवेदी युग सत्र का नाम है, प्रश्न 32 है, जिसमें मिलन, पथिक और स्वप्न के रचनाकार, इन कृतियों के रचनाकारों के बारे में पूछा गया है और मैंने बताया श्रीधर पाठक। लेकिन वास्तव में दोस्तों मिलन, पथिक और स्वप्न के रचनाकार श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो इसका सही विकल्प इस प्रश्न का होगा ए उत्तर इसमें आपको सही मानना है। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है, यानी कौन सी साहित्यिक धारा ऐसी है जिसके मूल में मार्क्सवादी चिंतन निहित है। यह प्रश्न बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहां हम उस आधार भूमि को, उस पृष्ठभूमि को की चर्चा करने वाले हैं जो प्रगतिवादी काव्यधारा के मूल में है। ऑप्शंस है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। आप सोचेंगे इतना सरल प्रश्न देने की मैम को जरूरत क्या थी, लेकिन बहुत बड़ी जरूरत है, ये अभी आपको समझ में आएगा। तो जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम इस प्रश्न के जरिए समझेंगे कि वास्तव में क्या है मार्क्सवादी चिंतन। देखिए दोस्तों, आपको मार्क्सवाद के विषय में हमेशा दो बातें याद रखनी है। पहली बात, मार्क्सवाद ये मानता है कि ये सृष्टि जो है उसके मूल में जो सत्य पदार्थ है, सत्य तत्व है, जो सत्य है वो क्या है? पदार्थ। और पदार्थ की प्रकृति है सदैव परिवर्तनशील होना, क्योंकि हम भी जानते हैं, हमारे भी धार्मिक ग्रंथों में, भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी इसको प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाली सृष्टि कहा गया है। और मार्क्सवाद लेकिन यहां एक बात और जोड़ता है कि ये जो परिवर्तन होते हैं प्रत्येक पदार्थ में, वो द्वंद्वात्मकता के साथ कारण होते हैं। द्वंद्वात्मकता क्या है? द्वंद्वात्मकता है संसार में, जगत में परस्पर विरोधी स्थितियों का होना। संसार में मोटे तौर पर आप मान लीजिए जैसे आग है तो पानी भी है जो आग को बुझाने का काम करती है। दूसरी ओर समुद्र में, पानी में आग भी लगती है, बाड़वाग्नि। काष्ठ है, लकड़ी को जलाने का काम आग करती है, लेकिन वहां भी दावाग्नि होती है। यानी हर जगह जगत में, हर पदार्थ के मूल में परस्पर विरोधी स्थितियां मौजूद हैं और यही द्वंद्व पदार्थों की परिवर्तनशीलता का कारण है। और प्रत्येक वस्तु का अंतिम सत्य क्या है कि वो नाशवान है। ये सृष्टि का सत्य है। इस बात को ध्यान रखते हैं। इसलिए इस बिंदु पर आधारित उनका चिंतन क्या है? चिंतन यह है कि सृष्टि का सारा स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन होना चाहिए, समाज का विश्लेषणात्मक अध्ययन होना चाहिए और उसके आधार पर जो निष्कर्ष हमें प्राप्त हों उनसे समाज में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए जो जन चेतना से जुड़ता हुआ हो। यह मूल मार्क्सवादी चिंतन है जिसको आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। ए सन 1936, बी सन 1937, सी सन 1938 और डी सन 1939। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्योंकि 1936 में पहला प्रगतिवादी अधिवेशन आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में किया गया। तो अधिकांशतः विद्वान सन 1936 से ही प्रगतिवाद का
आरंभ मानते हैं। यहां तक कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी अपने हिंदी आधुनिक कविता के इतिहास में, आधुनिक साहित्य के इतिहास में यह बात रेखांकित की है कि चाहे प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हो 1936 में, यानी हंस में भी और बाकी जितनी भी प्रगतिशील पत्र पत्रिकाएं और लेख थे उनमें कहीं भी प्रगतिवाद का शब्द का प्रयोग नहीं मिलता हो, लेकिन फिर भी प्रगतिवाद का आरंभ जो है वो 1936 से ही माना जाना चाहिए। तो यह बात तो हुई प्रगतिवाद के आरंभ की। यह बात स्पष्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई सामान्य प्रश्न आए कि प्रगतिवाद का आरंभ काल क्या है तो आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे। 1936 प्रगतिवाद का आरंभ काल है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 1938 से 1953 के बीच का जो समय है इसको प्रगति प्रयोग काल कहा है, और इस हिसाब से 1938 को वे मानते हैं प्रगतिवाद के प्रारंभ का समय। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस अंतर को आप अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, नरेंद्र शर्मा प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। बी, प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। सी, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। डी, सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। तो दोस्तों हमें असंगत यानी गलत कथन को छांटना है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नरेंद्र शर्मा प्रमुख प्रगतिशील कवि नहीं है। प्रमुख ये प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवियों में गिने जाते हैं। इनका नाम बच्चन जी के साथ जोड़ा जाता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बात आती है अन्य विकल्पों पर। तो प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रगतिशील कविता यानी प्रगतिवाद के अंतर्गत जो काव्य लिखा गया उस कविता की सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो शोषित वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसके प्रति वो संवेदनात्मक अभिव्यक्ति करता है। वो छायावादी कवियों की तरह कल्पना लोक में विचरण नहीं करता, वो जमीन में आम आदमी के बीच घूमता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आम आदमी की पीड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या है? पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीपति शोषण करते हैं मजदूरों का। इसी से वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। और इसीलिए प्रगतिशील कविता, क्योंकि वो सर्वहारा वर्ग के प्रति संवेदनशील है, पूंजीवाद और पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश व्यक्त करती है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। क्यों? क्योंकि वे वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। वर्ग विहीन समाज का मतलब क्या है? जहां आर्थिक समानता हो, कोई अमीर और कोई गरीब हो ही नहीं, क्योंकि पूंजीपति, उनकी दृष्टि में पूंजीपति सर्वहारा वर्ग का शोषण तभी करता है जबकि उसके पास अधिक धन होता है और वो उसे पैसा देकर अपने यहां काम करने के लिए विवश करता है, तभी शोषण जन्म लेता है। तो यदि आर्थिक समानता हो, आर्थिक के आधार पर, धन के आधार पर वर्ग भेद न हो समाज में, तो संभवतः ये वर्ग संघर्ष उत्पन्न, जब वर्ग ही नहीं होंगे तो संघर्ष किस बात का? तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, यह कथन मैं अभी आपको स्पष्ट कर ही चुकी हूं। सर्वहारा वर्ग क्या है? जो सभी दृष्टियों से दमित, पीड़ित और शोषित है, सब तरफ से हारा हुआ है, यानी जिसके पास न खाने पहनने के लिए वस्त्र है, न खाने के लिए भोजन है, न जीवन की सुख सुविधाएं हैं, सांस लेना भी जिसके लिए दूभर है, सभी तरफ से जो मारा हुआ है, हारा हुआ है, वो सर्वहारा वर्ग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग्य प्रधानता और श्रम में सौंदर्य। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कल्पना प्रवणता छायावादी काव्यधारा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यहां कल्पना का कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि प्रगतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छायावाद जिस कल्पना लोक में विचरण कर रहा था, उस कल्पना लोक से नीचे उतरकर प्रगतिवादी कवि जन चेतना से जोड़ते हैं काव्य की धारा को, इसलिए कल्पना प्रवणता यहां पर है ही नहीं। शोषण का विरोध करते हैं, यह है, यहां व्यंग्य के माध्यम से चोट करते हैं विसंगतियों पर समाज
समाज की, ये भी है यहाँ। और श्रम में सौंदर्य देखते हैं। यदि श्रम में सौंदर्य नहीं देखते दोस्तों तो निराला वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता की रचना नहीं करते, जहां वो एक मजदूर स्त्री के श्रम में सौंदर्य का अवलोकन करते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी कविताएं प्रगतिवाद के अंतर्गत लिखी गई जहां श्रम के सौंदर्य को अभिव्यक्ति मिली। तो ये तीनों विशेषताएं प्रगतिवाद में है, लेकिन कल्पना प्रवणता वहां बिल्कुल नहीं है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां धार्मिक भावनाओं की बात ही नहीं करता कवि। यहां केवल और केवल समाज के उस उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के प्रति संवेदना, प्यार, करुणा, सम्मान, आदर, सब सारे भाव किसके लिए हैं? सर्वहारा वर्ग के लिए हैं। यहां तक कि धार्मिक भावनाओं की ओर भी वो ध्यान नहीं देता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रगतिवाद के विषय में यह बिल्कुल गलत कथन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मैं आपको बता चुकी हूं कि संसार का प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन द्वंद्वात्मक स्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। शोषितों के प्रति सहानुभूति है, यह भी स्पष्ट है। शोषण मूलक जो लोकतंत्र है, कहने को लोकतंत्र है, लोकतंत्र की नींव क्या होनी चाहिए? जन कल्याण होना चाहिए, प्रजा के प्रत्येक वर्ग को अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन जब कवि देखता है कि लोकतंत्र के नाम पर भी शोषण हो रहा है तो वो उस पर तीखी चोट करता है अपनी कविताओं के माध्यम से। तो ये भी प्रगतिवादी कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। आगे चलें। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की अवधारणा की प्रेरणा किससे मिली? लॉन्जाइनस से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से या माओ से तुंग से? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्ल मार्क्स से ही, क्योंकि साम्यवाद प्रगतिवादी चेतना जुड़ी हुई है। कार्ल मार्क्स ने ही सबसे पहले इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि ये जो वर्ग संघर्ष है वो जन्म ले रहा है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहा है और इसी से क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। तो ये जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है वो उसकी प्रेरणा कार्ल मार्क्स की विचारधारा से मिली। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स प्रतिपादित करते हैं, जोर देते हैं एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की ओर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम समाज के विस्तृत सृष्टि का और समाज का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना जरूरी है और उस अध्ययन से जो निष्कर्ष मिले उन निष्कर्षों के आधार पर समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना जरूरी है। तो जब उन्होंने अध्ययन किया कार्ल मार्क्स ने, तो उन्होंने महसूस किया कि सबसे अधिक शोषण का जो कारण है, सबसे अधिक जो समाज की विडंबना है, जो पीड़ा है सर्वहारा वर्ग की, उसका कारण है वर्ग संघर्ष, क्योंकि उनका शोषण किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इसमें परिवर्तन लाने के लिए इस सामाजिक व्यवस्था में एक परिकल्पना प्रस्तुत की वर्ग विहीन समाज की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहां से लिए गए हैं? प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से या विद्रोही प्रवृत्ति से? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैं इतना कुछ आपको प्रगतिवाद के बारे में पिछले 6 प्रश्नों में बता चुकी हूं कि आप आंख बंद करके, मेरा पूरा विश्वास है कि आप बी प्रश्न का ही चयन करेंगे, क्योंकि जब मैं ये कहती हूं कि छायावादी कल्पनालोक से उतरकर प्रगतिवादी कवि कविता को जनजीवन के बीच लेकर आता है, तो यानी जनजीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए, जनजीवन के प्रति संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए बिंब, प्रतीक, शब्द, मुहावरे सब कहां से लिए जाने चाहिए? निश्चित रूप से जनजीवन के बीच से ही लिए जाने चाहिए। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। हालांकि प्रकृति के शब्द भी हैं, प्रकृति के माध्यम से भी अभिव्यक्ति की गई है। जब निराला लिखते हैं दोस्तों, अबे सुन बे गुलाब, तो गुलाब प्रकृति का अंग है, लेकिन उसको प्रतीक बनाते हैं किसका? वो पूंजीपति वर्ग का। तो कहीं कहीं प्रतीक प्रकृति से लिए गए हैं, लेकिन यहां हमें बताना है अधिकांशतः कहां से लिए गए हैं। तो अधिकांशतः जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। यह कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या नागार्जुन? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये कथन
डॉक्टर बच्चन सिंह का है और यह कथन नागार्जुन के विषय में उनके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास किसके नेतृत्व में हुआ? ए हेनरी बारबूज, बी मार्क्स, सी जियां पाल सार्त्र या डी एंगल्स। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हेनरी बारबूज ने प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का 1935 में प्रयास किया और उन्होंने एक विश्व के जितने भी प्रगतिशील लेखक हैं उनकी एक संस्था स्थापित की ताकि वे संस्कृति की सुरक्षा कर सकें। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हेनरी बारबूज ने सबसे पहले कोशिश की प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने की और यह कार्य हुआ 1935 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या शिकागो? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछले प्रश्न पर आते हैं एक बार। अभी मैंने आपसे चर्चा की कि 1935 में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास किसके नेतृत्व में हुआ? हमने उत्तर दिया हेनरी बारबूज। तो हेनरी बारबूज ने यह प्रयास कहां किया? वो स्थान क्या है? वो स्थान है पेरिस। अब ये इस प्रश्न में कहीं भी अंतरराष्ट्रीय नहीं लिखा गया है, लेकिन स्थान सारे अंतरराष्ट्रीय हैं। तो आपको समझ जाना है, भ्रमित नहीं होना, क्योंकि भारत में सबसे पहला प्रगतिशील अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था, प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। तो भ्रमित नहीं होना है कि यह कैसा प्रश्न दे दिया। आपको अंतरराष्ट्रीय जगत की स्थितियों का भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आया हमारे यहां प्रगतिवाद। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज के सत्र का 11वां प्रश्न है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर नामक प्रगतिशील लेखकों के अधिवेशन में गठित प्रगतिशील लेखकों की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शंस है टीएस इलियट, एंगल्स, हेनरी बारबूज और ईएम फॉस्टर। अब बात को यहां पर मैं और अच्छी तरह स्पष्ट करना चाहती हूं दोस्तों। एक प्रश्न में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1935 में जब प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का जो प्रयास था उसके बारे में जाना, और वो प्रयास हेनरी बारबूज ने किए थे जबकि उन्होंने पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखकों के अधिवेशन का आयोजन किया था। उसी अधिवेशन में दोस्तों उन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम था वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर, यानी वर्ल्ड कांग्रेस यानी विश्व के लेखकों का वो संगठन जो संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास करता है। तो ऐसा एक संगठन बनाया गया उसी में, और उस स्थायी समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डी यानी ईएम फॉस्टर, जो अंग्रेजी के उस समय के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। और आयोजन किसने किया था? हेनरी बारबूज ने। लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1935 के प्रगतिशील अधिवेशन की ईएम फॉस्टर ने की थी, और वही स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। इस अंतर को आपको कंठस्थ कर लेना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? हम पढ़ चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखकों को इकट्ठा करने, उन्हें संगठित करने का प्रयास हेनरी बारबूज ने शुरू किया। पेरिस में अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता की थी ईएम फॉस्टर ने। अब बात आती है कि लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की, किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शंस है 1935, 1937, 1936 या 1938। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1936 में सज्जाद और मुल्कराज आनंद, इनके नेतृत्व में लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो मैनिफेस्टो था यानी जो अध्यादेश यहां पर जारी किया गया था, उस अध्यादेश का ऐसा प्रकाशन हंस पत्रिका में प्रेमचंद ने किया था। और फिर लखनऊ में भारत में इसका पहला अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रेमचंद ने की थी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ यानी अधिवेशन पेरिस में हुआ, और
सबसे पहले भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई, 1936 में हुई, और 1936 में ही लखनऊ में ही पहला भारतीय प्रगतिशील लेखकों का अधिवेशन हुआ। इस बात को ध्यान में रखना है। अध्यक्ष थे यहां पर प्रेमचंद। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, विशाल भारत में प्रकाशित मार्क्सवादी सिद्धांतों की चर्चा पर आधारित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद या नंदुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिवदान सिंह चौहान ने विशाल भारत पत्रिका में, जो 1937 में मार्च में 1937 में प्रकाशित जो मार्च का अंक था विशाल भारत का, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, और उसमें प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता पर जोर डाला गया था, उसका विश्लेषण किया गया था, और लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध किया था? अज्ञे ने, इलाचन जोशी ने, भगवती चरण वर्मा ने या उपर्युक्त सभी ने? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन तीनों ने प्रगतिवादी काव्यधारा जब सिर उठाने लगी, जब विकसित होने लगी हिंदी काव्यधारा में, आधुनिक हिंदी काव्य में, तब इन तीन विद्वानों ने प्रगतिवाद का कड़ा विरोध किया। अज्ञे और इलाचन जोशी ने विशाल भारत पत्रिका के माध्यम से विरोध किया, और भगवती चरण वर्मा उस समय विचार नामक पत्रिका के संपादक थे, तो उन्होंने विचार के संपादक के रूप में इसका विरोध किया। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर है डी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की असफलता के क्या कारण थे? ए, प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवाद का प्रचार बनकर रह गया। बी, अनुभव प्रसूद कविताओं के स्थान पर फॉर्मूला कविताओं का आधिक्य हो गया। सी, सपाट भाषा शैली के कारण कलात्मक सौंदर्य बाधित हो गया। उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों कारण थे दोस्तों जिसके कारण प्रगतिवाद अधिक समय तक नहीं चल सका और प्रगतिवाद असफल रहा। प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवाद का प्रचार बनकर रह गया, यानी जिस सर्वहारा वर्ग के प्रति संवेदनशीलता के उद्देश्य को लेकर प्रगतिवादी साहित्य लिखा जाने लगा था, बाद में वो मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार मात्र बनकर के रह गया, तो उसके कारण वो अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर पाया। ये कथन बिल्कुल सही है। अनुभव प्रसूत कविताओं के स्थान पर फॉर्मूला कविताएं। फॉर्मूला कविताएं क्या होती है? एक ही प्रकार की, एक ही सांचे में ढली हुई कविता जिसमें विषय वैविध्य न हो, क्योंकि विषय वैविध्य कब आएगा कविताओं में? जब अलग अलग कवियों के अलग अलग अनुभवों से कविताएं जन्म लेंगी, लेकिन उसका यहां पर अभाव था। ज्यादातर कविताएं फॉर्मूला कविताएं थी। अधिकता कैसी थी? फॉर्मूला यानी टाइप्ड, यानी एक जैसी कविताओं की, सांचे, एक ही सांचे में से निकाली गई कविताओं की, और अनुभव प्रसूत कविताएं बहुत गिनी चुनी लिखी जा रही थी, तो ये भी सही है। और भाषा शैली सपाट थी, क्योंकि जन चेतना की अभिव्यक्ति हो रही थी, तो सीधी सपाट भाषा शैली के कारण जो कविता में कलात्मक सौंदर्य, जो पाठक को, श्रोता को आह्लादित करता है, आनंद देता है, उसका विकास रुक गया। तो ये तीनों कारण थे जिनके कारण प्रगतिवाद साहित्य जगत में असफल रहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ए, प्रेमचंद, बी, मुक्तिबोध, सी, अज्ञे या डी, नागार्जुन? बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। मुक्तिबोध ही वो कवि हैं जिन्होंने सैनिक, प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का अपने एक लेख में उल्लेख किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? ए, हजार हजार बाहों वाली, बी, पुरानी जूतियों का कोरस, सी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, या डी, फूल नहीं रंग बोलते हैं? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की का कविता संग्रह है, नागार्जुन का कविता संग्रह नहीं है। ये शेष तीनों, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये तीनों कृतियां नागार्जुन की हैं, लेकिन डी विकल्प यानी फूल नहीं रंग बोलते हैं नागार्जुन की कृति नहीं है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोनेट दोस्तों जैसे हमारे यहाँ वसंत तिलका, हरि गीतिका, गीतिका, इस तरह के कुंडलियां, इस तरह के बहुत सारे छंद होते हैं, उसी तरह अंग्रेजी का एक छंद होता है जिसे सोनेट कहा जाता है।
उस सोनेट को हिंदी कविता के सांचे में ढालकर इस तरीके से त्रिलोचन ने प्रस्तुत किया कि उनकी कविता का सौंदर्य बिल्कुल अलग दिखाई देता है। हालांकि उन्होंने उस सोनेट के गठन में अपनी कविता के अनुरूप कुछ एक सुंदर परिवर्तन भी किए जो कि बहुत ही सकारात्मक साबित हुए। तो त्रिलोचन शास्त्री ही वो प्रगतिवादी कवि हैं जिन्होंने सोनेट का हिंदी कविता में सबसे पहले प्रयोग किया। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि हैं दिनकर, नीरज, बच्चन, सुभद्रा कुमारी, महादेवी, अज्ञेय, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। तो दोस्तों, दिनकर आपको पता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, नीरज एक गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और बच्चन जी प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के, तो ये विकल्प तो गलत साबित हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जनजीवन से और राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविताएं लिखी। महादेवी वर्मा छायावाद से संबंधित है और प्रयोगवाद और नई कविता से अज्ञेय का संबंध है। रामकुमार वर्मा छायावाद से संबंधित है। शिवमंगल सिंह सुमन का नाम प्रगतिवाद से जोड़ा जाता है और मुक्तिबोध ऐसे हैं जिनमें कहीं प्रगतिवादी चेतना दिखती तो है लेकिन मूलतः वे प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। तो तीनों विकल्प यहां असंगत है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि रामविलास शर्मा का संबंध, हालांकि वे मूलतः एक आलोचक हैं लेकिन उन्होंने जो कुछ भी साहित्य रचा वो उसमें प्रगतिवादी चेतना मूल रूप से उभर कर सामने आती है। नागार्जुन और त्रिलोचन तीनों कवि इस विकल्प में प्रगतिवाद से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य संग्रह में प्रगतिवादी रचनाएं संकलित हैं? युगवाणी, लोकायतन, ग्राम्या या युगांत? दोस्तों, इस प्रश्न पर मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बात करना चाहूंगी। देखिए, दो कृतियां हैं, युगवाणी और युगांत, जिनमें भ्रम की संभावना है। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि युगांत का प्रकाशन वर्ष है 1936 और युगवाणी का प्रकाशन वर्ष कहीं पर मिलता है 1938, यानी बच्चन सिंह अपने इतिहास में लिखते हैं 1938 और हिंदी साहित्य कोश कहता है 1939। तो हम मान लेते हैं 1938 और 39। तो अब आपको यदि प्रश्न पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य संग्रह पर सबसे पहले प्रगतिवादी चेतना का प्रभाव दिखाई देता है, तो उत्तर होना चाहिए युगांत। कैसे? जहां युगांत में सुमित्रा नंदन पंत स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं एक युग के अंत की। कौन सा युग? छायावादी युग का अंत और प्रगतिवादी युग के प्रारंभ की। और इसी कविता संग्रह में वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता लिखते हैं, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जहां जीर्ण पत्र पुरानी जर्जर समाज के लिए अनुपयोगी हो गई मान्यताओं का प्रतीक है। तो प्रगतिवाद का पहला प्रभाव यहां दिखाई देता है। लेकिन प्रश्न है किस काव्य संग्रह में प्रगतिवादी रचनाएं यानी कविताएं संकलित हैं? तो इसका उत्तर होना चाहिए ए यानी युगवाणी। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्योंकि प्रश्न दोनों तरह से पूछा जाता है। प्रगतिवादी कविताएं किसमें है? युगवाणी में है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 और 1939 है। और डी युगांत 1936 में प्रकाशित रचना है जिसमें थोड़ा बहुत प्रगतिवाद झलकता है लेकिन पूरी रचनाएं प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक जगह दोस्तों, हाँ मुझे याद आ गया, एक जगह मुझे यह भी पढ़ने को मिला कि 1930 से 1940 के बीच सुमित्रा नंदन पंत ने एकांतवास किया था अपने रचना काल के दौरान। और इन 10 वर्षों के समय में वे न केवल काला काकर नामक स्थान पर वो रह रहे थे, और ये काला काकर जो स्थान है वो अवध प्रांत में उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। प्रकृति सौंदर्य, इतिहास की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो वहां पर उन्होंने एकांतवास किया और यहां पर अभी भी उनका आवास है जिसका नाम है नक्षत्र। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इस एकांतवास के दौरान वे मार्क्सवादी और गांधीवादी चिंतन के निकट आए और उसी के फलस्वरूप युगांत, और स्वयं डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी यह बात लिखी है कि युगांत यानी 1936 से लेकर के 1940 यानी ग्राम्या के प्रकाशन वर्ष तक जितनी भी रचनाएं हैं उनमें प्रगतिवाद का क्रमिक विकास उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चले। युग धारा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। नागार्जुन की रचना है युगधारा और 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी कविता की पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, रामकुमार वर्मा या शिव मंगल सिंह सुमन। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता की पंक्ति है कि एक हथौड़ा घर में और हुआ। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी या आलोक धनवा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरिजन गाथा दोस्तों नागार्जुन की एक लंबी कविता है। सबसे पहली बात ये आपको जाननी है। दूसरी बात, 1977 में बिहार की राजधानी पटना से कोई 40-45 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहां पर दलित वर्ग के घरों को जिंदा जला दिया, मतलब आग लगाकर जला दिया गया था, जिसमें 13 दलित मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसी पर आधारित ये हरिजन गाथा कविता है, जिसमें दलित चेतना की अभिव्यक्ति है नागार्जुन की। दलितों के प्रति उन्होंने संवेदनशील दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हुआ बी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। प्रश्न भले ही कम थे, लेकिन ऐसे प्रश्न चुने गए थे जो आपकी प्रगतिवाद के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करें और उसे एक मजबूती दें। उम्मीद करती हूं ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा और अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।